बाउंड्री वाली प्रॉब्लम्स विद डाइलेक्ट्रिक्स। और अगर हमारे पास जो लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स हैं तो और होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, जैसे मैंने बताया कि उनकी प्रॉपर्टीज पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होती, तो फिर हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं। तो ये आप देख लें कि ये एक जो चीज़ पहली वाज़ तौर पे नज़र आएगी, जो बाउंड चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आएगा आपको रो एफ के। तो बाउंड चार्ज हमारे पास होता है नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की डेफिनेशन जो पहले हम देख चुके हैं वो ये है, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन। वो एक्सप्रेशन आप यूज़ करके ये इसको देख सकते हैं, जैसे कि पोलराइजेशन इज इक्वल टू है आपके पास एप्सिलॉन नॉट का ई इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप यहाँ पे रिलेशन पुट कर दें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ रिलेशन है डी के साथ डी डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही क्या काम किया हुआ है। तो डाइवर्जेंस ये तो कांस्टेंट है, डाइवर्जेंस हमारे पास डी पे चली जाएगी, डेल डॉट डी। डेल डॉट बी बेसिकली हमारे पास फ्री चार्ज डेंसिटी है। तो आप यहाँ पे वाजे तौर पे देख रहे हैं कि लीनियर होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक्स के लिए जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्री चार्ज। ठीक है, तो जितना फ्री चार्ज होगा उतने ही बाउंड चार्ज होंगे, जितना आप मटेरियल के अंदर फ्री चार्ज रखेंगे उतनी उसमें वो जो बाउंड चार्ज है आपके पास जो रो डेंसिटी है वो उतनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस होगी। तो इसमें एक वो है एक्सेप्शन है कि हमारे पास जो फ्री चार्ज जो इम्बेड किया आपने वो रो इज इक्वल टू जीरो ना हो। अगर हमारे पास सिग्मा इज रो जीरो है तो हमारे पास जो नेट चार्ज होगा वो सारा का सारा रिजाइड करेगा सरफेसेस पे। ठीक है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में आपने देखा कि रो अगर हमारे पास यहाँ पे टोटल चार्ज डेंसिटी जीरो है तो हमारे पास जो इन सारा का सारा जो चार्ज लाई कर रहा है वो सरफेस पे लाई कर रहा है, तो आप यहाँ पे हमारे पास वो लेप्लेस इक्वेशन होल्ड करेगी और सारी वो टेक्निक्स जो हम चैप्टर नंबर 3 में यूज़ कर चुके हैं वो यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले देखा है कि आपके पास जो अब इस केस में जो डील करना है, हमारे पास ये सरफेस है, सरफेस के ये इलेक्ट्रिक फील्ड अबव है और ये हमारे पास है बिलो। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगेन वो कॉजिंग बॉक्स लेके आप उस पर वैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास नीचे पॉसिबिलिटी है कि नीचे हमारे पास एप्सिलॉन अलग हो, मटेरियल अलग हो और ऊपर हमारे पास मटेरियल अलग हो। तो इसको भी आपको करना होगा, डिस्टिंग्विश करना होगा। दोनों तरफ हमारे पास वैक्यूम नहीं है, जो तो ये बिलो है ये अबव है। तो हमारे पास ये बिलो और ये अबव आ गया और ये सिग्मा एफ है जो फ्री चार्ज यहाँ पे इस सरफेस पे लाई कर रहा है। ये कन्वीनियंट है, अगर आपके पास लीनियर डायलेक्ट्रिक है तो आपके पास ये जो जो कम कंडीशंस हैं ये आपको हेल्पफुल होंगी और प्रॉब्लम में भी ये यूज़ हो रहे हैं जैसे 17 और 16 है। और दूसरी जो पोटेंशियल की टर्म में अगर आप बात करें तो पोटेंशियल आप देख लें कि जो हम देख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 से हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास जो परपेंड अगर हम सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डेरिवेटिव लें पोटेंशियल का तो हमारे पास वो इस तरह से डिसकंटिन्यूटी इंट्रोड्यूस करता है और माइनस सिग्मा एफ के इक्वल है। और जबकि हमारे पास जो पोटेंशियल अबव या बिलो है, जो मटेरियल बेसिक डिफरेंट है हमारे पास, तो पोटेंशियल हमारे पास ये सेम है अबव और बिलो। तो ये बाउंड्री कंडीशन है लीनियर डाइलेक्ट्रिक केस में आपको हेल्पफुल होंगी। एग्जाम्पल है a sphere of homogeneous linear dielectric material is placed in an otherwise uniform electric field. Find the electric field inside the sphere. तो हमारे पास एक जो डाइलेक्ट्रिक स्फेयर है वो प्लेस किया हुआ है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक है वो प्लेस किया हुआ है एक ई नॉट में। ई नॉट हमारे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म हमारे पास हर जगह पे मैग्नीट्यूड उसकी सेम है और उसकी डायरेक्शन जो है जी के अलॉन्ग है। तो हमसे ये पूछा गया है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें इनसाइड द स्फीयर। ये हमारा टास्क है। आप अगर याद करें तो हम ये प्रॉब्लम बड़ी बड़ी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं और इस प्रॉब्लम को हम तकरीबन वो तीसरे चैप्टर से अब तक 2-3 मरतबा रिपीट कर चुके हैं। पहले हमने प्लेस किया था तीसरे थर्ड चैप्टर में कि हमारे पास टोटली वो कंडक्टर था, कंडक्टर अगर प्लेस किया हुआ वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका बिहेवियर क्या होगा। फिर हमने चैप्टर नंबर 4 में दोबारा उसको देखा है कि वो असल में कंडक्टर पोलराइज हो जाता है और पोलराइजेशन की टर्म में अगर आप उस पिक्चर को देखो तो क्या होता है। अब दोबारा वही है लेकिन इस बार जो हमने कंडक्टिंग वो स्फेयर लिया है वो है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि इनसाइड आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बताएं। तो ये जो इमेज है आपको दिखाई गई है ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा इसे मजीद, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं और जो अंदर की पिक्चर है कि ये हमारे पास वो यूनिफॉर्म सीधी लाइंस क्या क्यों ड्रॉ की गई हैं। तो आप देखोगे कि एट द एंड हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो यूनिफॉर्म आएगी इनसाइड द स्फेयर।
तो हमारी प्रॉब्लम दरअसल ये है, सॉल्व लेप्लेस इक्वेशन, क्योंकि चार्ज कोई नहीं है, फ्री चार्ज नहीं है हमारे पास, और सॉल्व लेप्लेस इक्वेशन इन द रीजन आर लेस देन कैपिटल आर। आर हमारे पास जो है कैपिटल आर, वो रेडियस है स्फेयर का। अ, और हमारे पास जो पोटेंशियल, जो आप लेप्लेस इक्वेशन सॉल्व करोगे उसके साथ आप जो पोटेंशियल आएगा उसे मैंने लिखा हुआ है वी इन, ठीक। और दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। और ये हमारे पास होगा आउट साइड द बाउंड्री, ठीक। तो इस बाउंड्री के आउटसाइड पे आपके पास ये सोल्यूशन होगा, और इनसाइड हमारे पास ये सोल्यूशन है। तो प्रॉब्लम हमारे पास बेसिकली ये है। बाउंड्री कंडीशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जब बाउंड्री आप मैच करो, आप दोनों आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो, तो आपका इनसाइड सोल्यूशन और आउटसाइड सोल्यूशन सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि जो इनकी जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वो नॉर्मल कह लें या फिर रेडियल, आप जो डेरिवेटिव हैं वो कह लें, वो आपके मैच होने चाहिए, ठीक। तो एक साइड पे हमारे पास है डायलैक्टिक, यहाँ पे आप देख रहे हो ये एप्सिलॉन है, और दूसरी तरफ हमारे पास है वैक्यूम, तो यहाँ इस वजह से एप्सिलॉन नॉट है। तो इनसाइड आउटसाइड आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन मैच होनी चाहिए, कंटिन्यूटी ये डिमांड करती है। और आपके पास जो थर्ड कंडीशन है वो हमने ये चैप्टर नंबर 3 में भी देखा था कि ई नॉट आर कॉस थीटा कैसे आता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप पूरी यूनिवर्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, तो आप कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने फाइंड करनी है, तो आपको अ, और आप अगर यहाँ से यहाँ तक का डेरिवेटिव लेते हैं, देखते हैं आप इसको क्या है कि पोटेंशियल, आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन्फिनिटी से लेके किसी भी पॉइंट यहाँ तक का क्या है, तो आपको असल में पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है इन्फिनिटी से लेके, सॉरी, इंटीग्रेशन करनी होती है इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट आर तक जहाँ पे आपने इसको प्लेस करना है, और वो कंप्यूटेशन आपकी होती है ई नॉट ई डॉट डी एल। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है बेसिकली हमारे पास। तो आप ये पाथ इमेजिन कर लें कि अगर आप सिर्फ आर के डायरेक्शन में आए या जी की डायरेक्शन में आए हैं, तो आपके पास जो इंटीग्रल बन जाएगा ये सिंप्लीफाई होके ई नॉट आर कॉस थीटा आ गया, ठीक है। और अगर आप अब लेट, जैसे मैंने बताया, आप जी की डायरेक्शन में आ रहे हैं क्योंकि इसका जी कंपोनेंट है, जी की डायरेक्शन में आप आएंगे, तो आपके पास जो डी एल बनेगा वो बनेगा जी, और जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। तो ये टर्म हमारे पास ये आई है। तो जो स्पेस में डिस्टॉर्शन हुई है यूनिफॉर्म स्फेयर होमोजेनियस लीनियर डायलेक्ट्रिक प्लेस करने से, वो नियर टू द स्फेयर हुई है। लेकिन जैसे ही आप दूर जाएंगे इस स्फेयर से, तो आपको वही यूनिफॉर्म स्पीड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल मिलेगा। तो ये मेरे पास एक कंडीशन है, तीन कंडीशन है। तो हमारे पास लेप्लेस इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, जो कि इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, और ये तीन कंडीशन हमें हेल्प आउट करेंगी इन कोफिशिएंट्स को फाइंड करने में। तो चैप्टर नंबर 2 से हमने देखा कि लेप्लेस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है इनसाइड और आउटसाइड, टोटल जो जनरल सोल्यूशन है वो बेसिकली ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास लेजेंडर पॉलिनोमियल्स, और ये रहे बी एल और ए एल हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, जो कि हमें डिटरमिन करनी है बाय यूजिंग दीज बाउंड्री कंडीशंस। तो मैं पहले इनसाइड सोल्यूशन लिख लूँ, तो आप देखें कि अगर मैं इनसाइड हूँ, तो ये वाली जो, अगर आप जीरो पुट करो इसमें इनसाइड के लिए, क्योंकि इनसाइड आपके पास ओरिजिन लाई करेगा, आर की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो ये आपके पास ये वाली टर्म ब्लो अप होती है। इस वजह से हम बी एल इसके लिए जीरो ले लेते हैं। तो इनसाइड हमारे पास जो चीज़ एग्जिस्ट करेगी वो सिर्फ ये वाली टर्म रहेगी, क्योंकि इसका जो आपके पास सोल्यूशन है वो फाइनाइट आएगा अगर वो बी एल वाई टर्म हमने ड्रॉप कर दी है। और अगर आप आउटसाइड की बात करें, तो आउटसाइड आपके पास तो एक तो पोटेंशियल की ये टर्म है, और दूसरी आपके पास ये आएगा साथ, ठीक है, आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए अगर आप इन्फिनिटी पुट करें, तो आपको ये पोटेंशियल मिलेगा, ये आपके पास ये वाली जो टर्म है ये वाली जीरो। तो ए एल हमने इस केस में हमने ड्रॉप कर दी है कि अगर आप आर की जगह पे इन्फिनिट पुट करें, तो ये वाली जो टर्म है ब्लो अप हो रही है, ये इन्फिनिट हो जाएगी, ये वाली टर्म डाइवर्ज नहीं होगी, तो इस वजह से हमने ये टर्म रखी है, दूसरी वाली कर दी है जीरो। तो ये है आउटसाइड। इनसाइड पोटेंशियल ये होगा, आउटसाइड पोटेंशियल ये होगा। अब हम जाके बाद देख रहे हैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे कि हम हमें ए एल और बी एल की वैल्यूज क्या मिलती हैं। तो पहली बाउंड्री कंडीशन है, पहली बाउंड्री कंडीशन कहती है जो कि इनसाइड जो पोटेंशियल है वो आउटसाइड पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। तो ये रही मेरे पास, तो इनसाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू आउटसाइड पोटेंशियल।
तो ये आपको अलाउ करती है एक एक ये आपको याद होगा कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये cos थीटा, अगर आपके पास एल की वैल्यू 1 है, cos थीटा, तो वो एग्जैक्टली आपके पास आ जाता है पी एल cos थीटा, वो इज इक्वल टू होता है cos थीटा। ठीक है, पी वन इज इक्वल टू होता है जो आपके पास अंदर आर्गूमेंट है वो cos थीटा हो जाएगा। पी नॉट आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो ये वह इस वजह से, तो ये आपके पास टर्म बेसिकली है पी वन cos थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ पी वन की टर्म पड़ी हुई है और इसके अलावा कोई नहीं है। तो अगर आपके पास एल अदर देन वन है, अगर एल अदर देन वन है, तो ये वही टर्म आप इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ ये वही टर्म इंक्लूड होगी। ठीक है, तो उसके लिए पी एल आपके लिए जाता रहेगा। तो और आपके पास जो ये वाली टर्म है, ये वाली आ गई, ये टर्म आ गई, और बी एल आपके पास ये आ गया साथ। ठीक है, तो ये अदर देन एल है, और अगर आप एल इज इक्वल टू वन को इंक्लूड करते हैं तो ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगी। ये पी वन कॉस थीटा है, ये भी पी वन है, यहाँ भी पी वन है, तो हमारे पास तब ये टर्म आपके पास यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। तो उसी तरह पी वन कॉस थीटा, पी वन कॉस थीटा पूरे एक्सप्रेशन में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रही मेरे पास जो बाउंड्री कंडीशन वन से जो मुझे हेल्प आउट हुई है, जो मुझे कुछ एक्सप्रेशन मिले हैं, रिलेशन मिला है इन कोफिशिएंट्स के दरमियान में। तो अब आ जाए सेकंड बाउंड्री कंडीशन पे। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमने हमारे पास ये थी कि हमने इनसाइड द डायलैक्टिक और आउटसाइड द डायलैक्टिक हमने जो पोटेंशियल्स हैं उनको इक्वेट करना है। एक साइड पे हमारे पास एप्सिलॉन आएगा लेकिन दूसरी साइड पे एप्सिलॉन नॉट। तो इस वजह से मैंने डेरिवेटिव लिया है। तो इनसाइड पोटेंशियल मैंने डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे हमारे पास आर पावर एल था, तो डेरिवेटिव सिंपल पावर रूल पे अप्लाई होगा, और पी एल पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। और जबकि अब आउटसाइड आप पोटेंशियल देखें तो यहाँ पे था ई नॉट आर कॉस थीटा, यहाँ पे आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपके पास आर का डेरिवेटिव अप्लाई होगा, यहाँ पे था आर पावर एल प्लस वन, तो ये एल प्लस वन ऊपर चला गया माइनस के साथ, ओके, पावर अप्लाई अप्लाई हुआ, और एक माइनस करोगे तो आपके पास आर पावर एल प्लस टू हो जाएगा। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गए। तो बाउंड्री कंडीशन मेरे पास ये थी जो मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी है, ये रही बाउंड्री कंडीशन। तो ये बाउंड्री कंडीशन अब अप्लाई करते हैं कि अब दोनों को इक्वेट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की मैंने वैल्यू पुट की, ये भी कैपिटल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल आर आ गया। तो अगेन आपको दोबारा वैल्यूज मिलेंगी, ये देखें ये हमारे पास है पी वन कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको दो में स्प्लिट करूंगा कि ये जो पहली वैल्यू है उसमें ये तो इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि पी वन का है। तो एल अदर देन वन आपके पास, ये पी एल और पी एल आपके पास कैंसिल आउट होएगा, पूरा समझाता रहेगा। तो उन कोफिशिएंट्स के दरमियान में रिलेशन हमारे पास ये है। अब अगर आपकी एल की वैल्यू वन हो तो फिर आप इसको इंक्लूड करोगे ई नॉट को भी, तो फिर मैंने आपके पास यहाँ लिखा। एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे पहले एप्सिलॉन था और यहाँ पे एप्सिलॉन आर लिखा है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे एप्सिलॉन है। अगर एप्सिलॉन नॉट को अगर आप इस तरफ ले आओ तो ये बन जाता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इस वजह से एप्सिलॉन आर बन गया, और राइट हैंड साइड पे आप कोई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी नहीं देख रहे। तो ये रहे मेरे पास दो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट रहे। ठीक, तो दो में पहले एक्सप्रेशन आए हैं बाउंड्री कंडीशन वन अप्लाई करने के बाद, दो एक्सप्रेशन अब आए हैं बाउंड्री कंडीशन टू अप्लाई करने के बाद। तो मैं वन बाय वन इनको इकट्ठा करूंगा, कंबाइन करूंगा, और देखेंगे हमें ये कैसे हेल्प आउट करती हैं कांस्टेंट फाइंड करने में। तो दो बाउंड्री कंडीशन को कंबाइन किया अब हमने। तो पहला है एल डज नॉट इज इक्वल टू वन, तो मैंने पहले बी एल की वैल्यू निकाली, अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन में मैंने बी एल की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये रही, ये रही भैया सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो मैंने पहले बी एल की वैल्यू निकाली एल अदर देन वन के लिए, तो अब मैंने इसमें बी एल की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये रही बी एल की वैल्यू। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये आपके पास आर एल टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास ये रिलेशन आ गया ई एप्सिलॉन आर एल इंटू ए एल इज इक्वल टू माइनस एल प्लस वन।
ठीक है। तो ये आपके पास किसी तरह से भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती अनलेस आपके पास जो ए एल्स हैं वो हो जाएं ज़ीरो। ए एल आपके पास जीरो होंगे, ये उसी के लिए सेटिस्फाई करती है, अदरवाइज आपके पास कोई इस तरह से एक्सप्रेशन नहीं आएगा कि एल की वैल्यू कि आपके पास दोनों साइड्स बराबर हो। तो एल शुड बी इक्वल टू वन, ज़ीरो। तो ए एल अदर देन वन जो होगा वो ज़ीरो है। तो आप यहाँ पे एल की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे तो बी एल भी सारे ज़ीरो हो गए। तो अगर आपके पास एल अदर देन वन है तो सारी की सारे जो कोफिशिएंट हैं आपके पास ए एल हो बेशक बी एल हो वो आपको जीरो मिल रहे हैं। हाँ, अब देख लेते हैं एल इज इक्वल टू वन के लिए। तो बाउंड्री कंडीशन वन हमारे पास ये आ गई। बाउंड्री का और इसी रिजल्ट को मैंने पुट किया बाउंड्री कंडीशन टू में, ए के ए वन की जगह पे। तो इस बार मैंने ए वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, पहले बी एल की थी, इस बार ए वन की है। तो ए वन की वैल्यू ये पुट की। अगर अब मैं आपको शो कर दूं तो ये देखें ये हमारे पास वैल्यू है ए वन की सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में, इससे रिलेटेड है। तो मैंने वैल्यू एक्सट्रैक्ट की फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से, ये है, और पुट कर दी सेकंड वन में। तो ये सेकंड है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आपके पास मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, इसको आर क्यूब को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आर क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसके साथ आर क्यूब आ जाएगा, इसके साथ ये भी आर क्यूब आ जाएगा। थोड़ा सा और आप इसको रीअरेंज करोगे, टर्म जो है बी वन और ए वन को साइड करोगे, तो बी वन आपके पास ही आ जाएगा। और इसी बी वन को यूज़ करते हुए आप ए वन भी आसानी से फाइंड कर सकते हो। सिर्फ आपके पास अब इक्वेशन है, आपने अननोन को फाइंड करने के लिए इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। सो बी वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस वन ओवर एप्सिलॉन आर प्लस टू इंटू आर क्यू बी नॉट, और ए वन की वैल्यू आपके पास इसी तरह सामने है। तो अब बात करें हम पोटेंशियल की, तो जैसे मैंने बताया सारी की सारी एल अदर देन वन वो जीरो है हमारे पास टर्म, एल अदर देन वन इक्वल्स टू जीरो। तो सिर्फ हमारे पास जो कंट्रीब्यूट करेगी वो पी वन एल वन की वैल्यू करेगी। तो वो सम सिर्फ सब में से सिर्फ हमारे पास एक टर्म आएगी ए वन आर वन पी वन कॉस थीटा। ए वन की वैल्यू ये रही, ए वन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये ए वन की वैल्यू। तो ये मेरे पास आ गया इनसाइड सोल्यूशन। अब और अगर आप इसे z की टर्म में लिखना चाहें तो आर कॉस थीटा इक्वल्स टू जी होता है। तो ये मेरे पास आ गया फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अगर आप इनसाइड की बात करो फील्ड जो जो हमने फाइंड करनी थी, तो आपको क्या करना होगा, इसका इसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, नेगेटिव। यही होता है हमारे पास पोटेंशियल का, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लें, सिर्फ ये जी का कंपोनेंट और जी का आएगा, तो आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका डेरिवेटिव लिया जी का, ये वन हो जाएगा, और बाकी आपके पास टर्म ये रह जाएगी, ये अलॉन्ग ई नॉट है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि हमने इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया वो ये है, E इज इक्वल टू थ्री इंटू ई नॉट ओवर एप्सिलॉन आर प्लस टू। और यहाँ से आपको एक और चीज़ वाज तौर पर नजर आ रही है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज यूनिफॉर्म। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ये आया है ई नॉट और ये साथ हमारे पास जितने भी अपेयर हुए हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो अंदर भी यूनिफॉर्म होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे कि हमें एक और भी चीज़ पता है कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो पर रिलेटिव परमिटिविटी है, वो ग्रेटर देन वन होती है। जब वो ग्रेटर देन वन होगी, ऊपर तीन है और ये दो है और ये वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड द स्फीयर वो लेस देन ई नॉट होगी। ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक रख दें, ये सिर्फ तभी इक्वल होंगी जब हमारे पास अंदर वैक्यूम है। अंदर वैक्यूम है तो ये इक्वल होगी। और अगर जैसे कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है तो ये उसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, तो ये स्लाइटली लेस देन ई नॉट होगी। तो इनसाइड द स्फीयर हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड है। तो अगर आप इसको स्टार्ट करें, देखें कि हमने प्रॉब्लम क्या स्टार्ट की थी, तो हमने पहले क्लेम किया देखा कि इसमें लेप्लेस इक्वेशन इन्वॉल्व है, लेप्लेस इक्वेशन का सोल्यूशन हमें चाहिए। लेप्लेस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए आपको, तभी आप यूनिक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन हमने उसमें फिगर आउट की, बाउंड्री कंडीशन के बाद हमने की हेल्प से कोफिशिएंट्स फाइंड किए, और वो कोफिशिएंट के जब आपको मिल गए तो फिर आप आसानी से पोटेंशियल बता सकते हैं और फिर उसके डेरिवेटिव से आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं।